अरे देखो देखो, क्या नाजुक चाल है इसकी। ओ मैडम, जरा चेहरा तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि आखिर घूंघट में चांद छुपा है या काला बादल। क्यों कुत्तों की तरह अपना गला फाड़ रहा है? तेरे घर माँ बहन नहीं है क्या? मंजू ये कह ही रही होती है कि तभी एक लड़का उसका घूंघट खींच देता है और फिर जैसे घूंघट हटता है, मंजू के चेहरे पर मूंछ दाढ़ी देखकर सभी लड़के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो लड़की कम नथुलाल ज्यादा है भाई। चल चल निकल यहाँ से, नहीं तो मार मार के गंजा कर दूंगी सबको। बड़ा आया मुझे नथुलाल कहने वाला। बस बस, ज्यादा भड़क मत। वैसे भी तेरा मुंह तो घूंघट में ही अच्छा है। चल चले, डाल ले घूंघट। मंजू के चेहरे पर मर्दों की तरह मूंछ और दाढ़ी उगाई थी और इसीलिए वो अपने चेहरे को हमेशा घूंघट में छुपा कर रखती थी। उसे हमेशा घूंघट में परेशान देख उसकी माँ सुमित्रा एक दिन बाजार से एक लेडीज शेविंग किट खरीद कर लाती है और उसे मंजू को देते हुए कहती है, मंजू बेटा, ये लो लेडीज शेविंग किट लाई हूँ, वो भी तेरे लिए। आज से तू भी अपने पापा की तरह रोज शेविंग किया कर, समझी? उससे क्या होगा माँ? अरे तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या, जो इतनी सी बात नहीं समझती? शेविंग करके चेहरे पर मेकअप लगाएगी तो क्या इस घूंघट से तुझे छुटकारा नहीं मिल जाएगा? बट फिर भी मैं काफी कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, दाढ़ी मूंछ फिर भी जल्दी निकल आती है। सिस्टर थोड़ा आराम से, वैक्स के साथ साथ कहीं मेरी खाल ना निकल जाए। असल में तुम्हारे चेहरे पर जो ये मर्दों जैसे बाल हैं, उसे इसी तरह ही निकालना पड़ेगा। दर्द तो होगा थोड़ा। अरे बाप रे बाप, मैं तो आज मर गई। कुछ नहीं होगा, बस हो गया। देखो तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर लग रहा है। अगले दिन सुबह जब मंजू बेड से उठ के आईने में देखती है, ये क्या, दाढ़ी मूंछ तो फिर उगाई। ओ नो, अब क्या करूं? लेकिन मंजू, तू एक बार यूज करके तो देख। तेरे पापा भी डेली शेव करते हैं, उनकी कभी दाढ़ी दिखी तुझे? चल अब जाके इसे यूज कर ले। मंजू को सुमित्रा का आइडिया पसंद आता है और वो रोज शेविंग कर चेहरे पर मेकअप लगाने लगती है। इस तरह उसे घूंघट से छुटकारा तो मिल ही जाता है, साथ ही वो बहुत सुंदर भी दिखने लगती है। उसकी शादी की बात चलती है और उसे देखने के लिए सावित्री अपने बेटे राघव और बेटी सुमन के साथ उनके घर आती है। अरे जल्दी कर, लड़के वालों को और कितना इंतजार कराएगी? बस थोड़ी देर और लगेगी माँ, बस अभी आई। जल्दी आना, और सुन, चेहरे पर पूरा मेकअप लाट कर आना। मंजू शेविंग करके चेहरे पर मेकअप लगाती है तो उसका चेहरा चांद सा चमक उठता है और उसे देखकर सावित्री आश्चर्य में पड़ जाती है। वाह, लड़की के नैन नक्श तो बहुत ही सुंदर हैं, बस मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर फिर भी हमें पसंद है। सावित्री को मंजू पसंद आ जाती है और मंजू और राघव की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म का दिन आता है। भाभी, ओ भाभी, जरा दरवाजा तो खोलो, माँ बुला रही है। ये सुनकर मंजू एकदम घबरा जाती है और जल्दी जल्दी में शेविंग का सामान छुपाते हुए दरवाजा खोल देती है। तुम चलो सुमन, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। भाभी, आपको तैयार होने में कुछ मदद करूं क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ ना। ये लड़की तो बड़ी ही चिपकू है, पीछे ही पड़ जाती है। मुंह दिखाई की रस्म के समय जो भी औरत मंजू को देखती, उसके मेकअप पर तंज कसने लगती। बहू मेकअप की पूरी दुकान है, दुकान। क्यों रे बहू, ये मेकअप लगाया है या आटा? इतना मेकअप तो फिल्मों की हीरोइनें भी नहीं लगाती होंगी जितना सावित्री की बहू ने लगाया है। औरतों को ऐसे हंसते देखकर सावित्री को बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें खरी खरी सुनाते हुए कहती है, अरे तुम बहू देखो, बहू का मेकअप मत देखो। मॉडर्न बहू है हमारी, मेकअप तो करेगी ही ना। मगर मंजू का हद से ज्यादा मेकअप देखकर सावित्री भी परेशान हो जाती है और राघव से कहती है, क्यों रे राघव, बहू इतना भारी भरकम मेकअप क्यों करती है? ये तो आपने मॉडर्न बहू लाने से पहले सोचना था ना माँ, अब उसके मेकअप को क्यों रोती हो? राघव के ये कहने पर सावित्री चुप हो जाती है। उधर मंजू अपने चेहरे की मूंछ और दाढ़ी का भेद छुपाए रखने के लिए रातों को सबके सो जाने के बाद उठती और शेविंग कर मेकअप लगाती। एक दिन सुमन को उस पर शक हो जाता है। भाभी रोज रात को सबके सो जाने पर उठकर देर रात बाथरूम में घुसी रहती हैं। आखिर ये करती क्या है? कुछ ना कुछ तो राज जरूर है। सुमन इस बारे में अपनी माँ को बताती है तो उसे भी मंजू पर शक होने लगता है। सावित्री कहती है, बहू के इस गाढ़े मेकअप के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है बेटी, और हमें इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। यही सोचकर सावित्री मंजू की सास और ननद सुमन उसकी जासूसी करने लगती हैं। इसी बीच एक दिन सुमन और मंजू बाजार जाती हैं। भाभी, मेरा तो पानीपुरी खाने का बड़ा मन हो रहा है, चलो ना पानीपुरी खाते हैं।
पर मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हें खाना है तो चलो। मंजू और सुमन पानीपुरी के ठेले पर जाते हैं। सुमन पानीपुरी खाते हुए कहती है, भाभी बड़ी ही लजीज पानीपुरी है, तुम भी एक खाकर देखो ना। नहीं नहीं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मेकअप खराब हो जाएगा? मेकअप का रोप का ऐसे झाड़ रही हैं जैसे कोई फिल्म की हीरोइन शूटिंग करने आई हो। मंजू और सुमन पानीपुरी के ठेले से चली जाती है तो अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के पानी से मंजू के चेहरे का मेकअप धुलने लगता है। मंजू अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकने की कोशिश करती है। भाभी अब तुम भले ही अपने चेहरे पर घूंघट क्यों ना डाल लो, तुम्हारा मेकअप तो अब धुल कर ही रहेगा। ये कहकर सुमन हंसते हुए मंजू के चेहरे से घूंघट हटा देती है और फिर हैरान होकर रह जाती है। लो बताओ, इतना बड़ा धोखा। तुम्हारी चेहरे पर तो मूंछ दाढ़ी है। अब समझी कि तुम रातों को उठकर क्या करती थी। हाँ सुमन, मैं शेविंग बनाकर मेकअप लगाती थी ताकि मेरी मूंछ और दाढ़ी का राज हमेशा राज ही बना रहे। मंजू का ये सच सामने आते ही सावित्री आसमान सिर पर उठा लेती है। मैं ऐसे मर्दाना चेहरे वाली बहू को अपने घर में कभी नहीं रख सकती। राघव, कह दे इसे मेरे घर से निकल जाए अभी। मंजू हाथ जोड़कर माफी मांगती है। इसमें मंजू का क्या कसूर है माँ? उसने जानबूझकर तो चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं उगाई है, इसलिए मंजू कहीं नहीं जाएगी। इतना कहकर राघव मंजू दोनों रूम में चले जाते हैं। राघव, क्या आपको भी मैं धोखेबाज लगती हूँ? नहीं मंजू, ऐसा नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर जो ये बाल हैं, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। राघव अगले दिन मंजू को स्किन डॉक्टर के पास ले जाता है। मैंने अच्छे से एग्जामिन किया है और इनकी रिपोर्ट भी चेक की है, बट क्लियर नहीं हो रहा कि क्या डिजीज है। बट एक हल है, लेजर ट्रीटमेंट से लॉन्ग टर्म तक बाल वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर के कहने पर राघव मंजू का लेजर ट्रीटमेंट करवा देता है। ट्रीटमेंट के बाद जब मंजू बाहर आती है, मंजू, जरा खुद को आईने में देखो, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। ये कहकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आधी रात को जब राघव, मंजू उठो ना, जरा तुम्हारे पास वाले टेबल से पानी देना। जी अभी देती हूँ। आह, ये क्या, तुम्हारी दाढ़ी मूछ तो फिर से निकल आई। मंजू ये सुनकर रोने लगती है। अच्छा अब रो मत, मैंने कभी इतनी जल्दी दाढ़ी उगते नहीं देखी। फूटे भाग हमारे, मूछ दाढ़ी वाली बहू को झेलना पड़ रहा है। ऐसी औरत तो श्राप होती है, श्राप। सावित्री के साथ साथ सुमन भी मंजू को ताने देने में कमी नहीं छोड़ती। सुमन, जब तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसे ही दाढ़ी मूछ उग जाएगी ना, तब पता चलेगा मैं क्या दुख झेल रही हूँ। मंजू के मुंह से निकली ये बात सच हो जाती है। कुछ ही दिनों में सुमन के चेहरे पर भी दाढ़ी मूछ उगाती है और सावित्री दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। हाय हाय, तुझे ये क्या हो गया? मेरी फूल जैसे चेहरे वाली कोमल बेटी के मुंह पर दाढ़ी मूछ हो गई। अब इस बदसूरत से कौन शादी करेगा? माँ, किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि उसकी हाय लग जाए। आप तो सबसे बड़ी हैं, फिर भी आपने मंजू के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया, तभी सुमन के साथ भी ऐसा हो गया। सावित्री बेटे की बातें सुनकर बहुत पछताती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। मुझे और सुमन को माफ कर दो बेटी, पता नहीं अब मेरी बेटी का क्या होगा। मंजू, ये बताओ कि तुम्हें ये दाढ़ी मूछ कब से है? ये बात मेरी शादी से कुछ महीनों पहले की है। हम सब कॉलेज की पिकनिक पर सपना घाटी घूमने गए थे। मैं अपनी सहेली से बातें कर रही थी। अच्छा मंजू, तू बता तुझे कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो क्लीन शेव वाले लड़के पसंद है। मुझे ये दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं पसंद। तभी वहाँ घाटी पर एक साधु बैठा होता है। तभी मंजू, ये देख प्रीति, इस बूढ़े की दाढ़ी कितनी बुरी लग रही है। लगता है कई सालों से इन्होंने धोया तक नहीं है। तभी साधु ये मंजू की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है। मंजू से कहती है, नादान लड़की साधु का मजाक उड़ाती है। साधु होगा अपने घर पर, अपनी दाढ़ी देखिए, उसमें कितनी धूल लगी हुई है। स्मेल भी कितनी गंदी आ रही है। चुप कर जा लड़की, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा भी लोग इसी तरह मजाक उड़ाएंगे। मंजू, अभी हमें सपना घाटी जाके साधु महाराज से माफी मांगनी चाहिए। सब सपना घाटी जाते हैं और साधु महाराज से मंजू और सब घरवाले मिलकर माफी मांगते हैं। इस तरह मंजू को इस शाप से मुक्ति मिल जाती है और सुमन भी फिर से पहले जैसी हो जाती है।